सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और 8 बज गए हैं और मैं उपस्थित हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, मोटिवेशनल कार्यक्रम लेकर, रविवारीय सहज चर्चा। इस कार्यक्रम को हमारे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। हमें इस बात की खुशी है कि बहुत सारे दर्शकों ने और श्रोताओं ने इन कार्यक्रमों से मोटिवेशन प्राप्त किया और इन्होंने आगे अपना कोई रास्ता चुना। ओम पारिक जी उपस्थित हो गए हैं। प्रणाम करता हूँ बड़े भ्राता श्री। आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे, मिलता रहता है और उसी से हम हमारा मार्ग ढूंढते हैं आसानी से। आप हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। स्वागत है आपका। आज के इस अंक में रॉयल जगदीश के नाम से जाने जाते हैं जगदीश रोलन जी उपस्थित हो गए हैं। बलराम चीनिया जी हमारे उद्घोषक भी उपस्थित हो गए हैं और जगदीश जी को मैं ऐड करता हूं। नमस्कार गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका इस आज के इस अंक में, रविवारीय सहज चर्चा का। ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। विनोद धरट जी आपको नमस्कार लिख रहे हैं। ओम पारिक जी सीनियर पत्रकार रावत सर से वो अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। मुस्ताक खान जी भी नमस्कार लिख रहे हैं आपको। कुछ नाम आपके जाने पहचाने होंगे तो उनको आप अपना स्वर देते रहना और अपनी चर्चा भी जारी रखना। राम कुमार जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप देखें, मोटिवेशन प्राप्त करें और जितना भी हो सके इस कार्यक्रम को आगे शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आदरणीय गुरुदेव सादर आमंत्रित हैं श्री जगदीश रोलन जी। आप फिलहाल अनूपगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा आपके अंदर और बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनको आज उजागर करने की कोशिश करेंगे। वैसे करते ही रहते हैं, आप सब जानते हैं। बलराम चीनिया जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं और प्रेम जनागल जी भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं। और जगदीश रोलन जी रॉयल जगदीश के नाम से भी जाने जाते हैं और वास्तव में काम ही इनके ऐसे हैं रॉयल जैसे, तो रॉयल तो कहलाएंगे ही। तो मैं सादर अभिवादन करता हूं गुरुदेव का, क्योंकि उम्र नहीं देखी जाती, गुरु की पदवी देखी जाती है। भले ही मेरे से उम्र में कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन पद गुरु का है, इसलिए सबके लिए गुरु का पद अति सम्माननीय होता है और मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक आपको इसमें आमंत्रित करता हूं। वीपी जलंधरा भी आपको लिख रहे हैं नमस्कार गुरुदेव जी। आपके शायद शिष्य भी रहे होंगे। रमेश चुग जी भी आ गए हैं और पतराम सुथार भी आ गए हैं। ये कुछ नाम आए हैं अभी। और भी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, बहनों में, भाइयों में, बेटियों में, परिवार में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं जगदीश जी अपने अंदर समेटे हुए हैं। और सबसे खास बात यह मेरे को लगी कि ये उन प्रतिभाओं को छिपा कर नहीं रखते हैं, उजागर करके रखते हैं और उन प्रतिभाओं का सदुपयोग करते हैं नई प्रतिभाएं तैयार करने में। संजय रोलन जी भी आपको लिख रहे हैं प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दुलीचंद गरुआ जी भी कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट मानव हैं, आपको इन्होंने प्रणाम लिखा है। और रमेश चुग जी भी आपको प्रणाम लिख रहे हैं। शायद एक नाम ऊपर चला गया होगा, मैं देखता हूँ कोशिश करके। हाँ जी, ओम पारिक जी ने भी आपको अपना आशीर्वाद
प्रेषित किया है जगदीश रोलन जी को। हार्दिक प्रणाम भी लिखा है। बिल्कुल जी, प्रणाम के योग्य ही होता है गुरु। और अब काफी दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं और समय आ गया है कि हम अपनी आज की इस कार्यक्रम की कार्रवाई को शुरू करें। प्रदीप शर्मा जी भी नमस्कार लिख रहे हैं आपको। राम कुमार रेवाड़ जी हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हैं और दर्शक भी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे देश के और अच्छी सोच के धनी हैं। ये भी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। स्वागत है राम कुमार जी आपका। मेरे हर कार्यक्रम के अंदर इन्होंने शिरकत की है और बहुत उम्दा विचार रखते हैं। स्वागत है आप सबका। और भी अपने दोस्तों के साथ जितने लोग इस समय देख रहे हैं वो अपने एक एक दो दो दोस्तों को यह कार्यक्रम शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक। लीजिए सर जी, कनाडा से हमारे मित्र हैं जसवीर कलरवी। क्या बात। आप बहुत अच्छे राइटर हैं। कनाडा से आपको देख रहे हैं, आपका स्वागत है। मैंने इनको बहुत बार कहा है कि कार्यक्रम में जुड़िए, लेकिन यहाँ का समय शाम का होता है और वहाँ कनाडा में सुबह का समय होता है और इनकी ड्यूटी का टाइम होता है, तो जुड़ नहीं पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इनसे कि आप अपने हिसाब से शाम का, हमारे हिसाब से सुबह का भी कार्यक्रम कर लेंगे तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। डूंगरराम गोठवाल जी भी पहुंच गए हैं और जगदीश शर्मा जी भी, दोनों को नमस्ते लिख रहे हैं। एक नाम आगे चला गया, मैं वो देख लूं। राधा कृष्ण जी हैं, ओम प्रकाश सोलंकी जी हैं और एक नाम आगे चला गया था, योगेश चाहर भी उपस्थित हैं और कृष्ण मेघवाल जी भी कह रहे हैं कि शानदार सर जी प्रोग्राम। और जसवीर जी से मैं निवेदन कर रहा था कि आप अपने हिसाब से टाइम दे दो भाई साहब, मैं तो उसी समय ही तैयार रहूंगा। आपके वहां शाम होते, यहाँ हमारे सुबह होते, तो मैं तो सुबह कर लूंगा। तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है तो जरूर संपर्क करके और जो भी समय कहेंगे मैं उसी समय ही आपका कर लूंगा। बहुत अच्छी गजलें, उम्दा गजलें लिखते हैं। विकास डूकिया जी भी उपस्थित हो गए हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। मोहन शर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं और सोलंकी ओम प्रकाश जी भी आ गए हैं। एक नाम निकल गया, विकास ढूकिया जी और मनु छाबड़ा भी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे मैं बीच बीच में आपको थोड़ी सी ब्रेक दे करके इनके नाम पढ़ता चला जाऊंगा जी। गोविंद राम जी भी आ गए हैं और मोहन शर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं कि जबरदस्त कार्यक्रम है ये। आपका आशीर्वाद रहता है, हमारे दर्शकों का सहयोग रहता है। और कर्ण लोहिया जी भी दोनों को सादर प्रणाम लिख रहे हैं जी। एक दो नाम शायद और आने वाले हैं, मैं बीच में नाम लेता रहूंगा। कृष्ण मेघवाल, मोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि आप कैसे हो सर। मैं तो बूढ़ा हो गया जी। मोहन राठौड़ जी भी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कीर्ताराम सुड्डा भी, चौधरी रोबिन सिहाग भी उपस्थित हो गए हैं, आपको नमस्ते कह रहे हैं। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत है सबका। और मैं अब आज के इस अंक को आरंभ करने के लिए गुरुदेव आपकी परमिशन चाहूंगा मैं। दुलीचंद गरुआ भी जगदीश रोलन साहब को जय भीम लिख रहे हैं। जय भीम सर, जय भीम। नमस्कार सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं जिनको रेडियो पे सुन के बड़ा हुआ और जहाँ से मैंने प्रेरणा ली कि कैसे हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, आज उनके साथ मैं शायद चर्चा में शामिल हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, ये तमाम हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ हमारे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, समाज सेवी हैं। आप जिनके नाम पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे लोग जो जुड़े हैं आज हमारे साथ, वो सब मेरे जीवन के कुछ हिस्से हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया, उम्दा बनाया है और सहयोग मिला है इनका, सब लोगों का जो आज हमारे साथ हैं। बहुत से लोग जो है जिनका कहीं ना कहीं मुझे तराशने में बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज आपके साथ बात करने में हो रही है कि कभी हम रेडियो पे सुनते थे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, खाना छोड़ देते थे कि जोगा सिंह जी का प्रोग्राम आएगा, फौजी भाइयों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम होता था, वो सुनने में
बड़ा मजा आता था कि कुछ गीत हैं जो आज भी जहन में है। तो आपका नाम आते ही वो अभी भी याद आते हैं। वो गीत भी रफ़ी साहब के मैं फैन रहा हूँ, और उनके गीत तो क्या बात है। फौजी भाई उनकी फरमाइश भेजते थे और आप उनको पूरा करते थे। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूँ इस साहित्य चर्चा में। और इनमें से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो शायद न जानते हों। मेरा पेशा शिक्षक का है, और सामाजिक परिवर्तन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शिक्षक से ज़्यादा नहीं कर सकता कोई, क्योंकि शिक्षा ही एक समाज में परिवर्तन का मूल है। और जब तक हम शिक्षित नहीं हैं तब तक हम अपने समाज में बढ़ोतरी, विकास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो जी मेरा बचपन जो बीता है कैद साहब, वो अभाव में बीता है, क्योंकि बहुत साल हम लोगों ने इस एरिया के अंदर, उस समय हम आए संगरिया से, हरिपुरा से मेरा गांव है, जन्म स्थान है मेरा, जहाँ से हम लोग आए थे जब बसें नहीं चलती थी यहाँ से, और बीकानेर से होके आना पड़ता था। हम लोग संगरिया से ट्रेन में गए बीकानेर, और बीकानेर से बसें चलती थी, जो आगे ट्रक मुंह वाली बस होती है वो चलती थी पहले, जिसमें औरतें और बच्चे अंदर बैठे रहते थे, और जो मर्द होते थे वो अक्सर बसों को धक्का लगाने में या वो जाली आगे पीछे करने में उसमें लगे रहते थे। तो एक ऐसे दौर से बचपन बीता। वहां से आया मैं जब मेरी एक उम्र थी 6 साल की, और फिर इस इलाके में आने के बाद में काफी जंगलात एरिया था जब ये जमीनें अलॉट हुई, उस समय से लेकर के यहीं बस गई। और फिर धीरे 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 ये आबादी इतनी बढ़ती गई कि आज तो आलीशान महल है, कहीं भी देखो उन ऊपर से। यहाँ से हर गांव को सड़कें हैं, हर गांव के लिए सुविधाएं हैं, स्कूल हैं। स्कूल का भी मेरा किस्सा बड़ा अजीब है, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि बचपन में जब मैं काफी बड़ा हो गया था, यहाँ 6 साल की उम्र में आया, तो स्कूल में पढ़ रहा था, वहां से ले आए। फिर यहाँ स्कूल नहीं था आसपास में, तो एक बीकानेर जिले के अंदर स्कूल था, जिसकी दूरी थी हमारे घर से 6 किलोमीटर के करीब, और टिब्बों से निकल के जाना पड़ता था, रेत के धोरे उनमें से निकल के जाना पड़ता था। तो वहाँ एक गुरुजी आए करते थे, वो भी बेचारे पैदल आते थे, लगभग 11-12 किलोमीटर चल के, क्योंकि सड़क नहीं थी। खाजूवाड़ा से रावड़ा को सड़क थी नहीं। वो कभी कभार आते थे। रघुवीर सिंह की मुझे आज भी याद है, रघुवीर जी बिश्नोई थे। वो स्कूल खुला पहली बार, और 6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाया करते थे। तो गुरुजी के दर्शन होते थे कभी कभी हमें। स्कूल था बस ये जरूर कि बैठना सीखे कि ये स्कूल है। फिर बंद हो गया स्कूल काफी टाइम तक, गुरुजी ने ट्रांसफर करवा लिया। वो बड़े परेशान भी रहे, दूर तक आना बड़े मुश्किल था, 10-11 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी जंगलात एरिया पूरा। यही हमारे साथ हुआ। और फिर हम 2-3 साल फिर बैठे रहे, तो एज बढ़ती गई, और ऐसा लगा कि अब स्कूल शायद ना मिलेगा। तो घर वालों ने कहा तुम पशु चराने लग जाओ। तो उस समय पशुओं को लेके आया करते थे। कुछ सालों तक हमारा ये चला, और 2-3 साल बाद में फिर एक और प्राइवेट टीचर को हायर किया गया वहाँ के आसपास के लोगों ने, कि बच्चे ऐसे ही बिना पढ़े रह जाएंगे। पिताजी पढ़े लिखे थे पुराने समय में, तो उनका बड़ा मन था कि बेटा पढ़ना चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान उनमें रहा। वो टीचर को लेके आए, वो टीचर भी कुछ समय तक हमें एक पेड़ के झाड़ के नीचे बैठा करके पढ़ाया करते थे। कालूराम जी प्रजापति का गीत मुझे याद है। आप, मेरा जो संगीत का सफर वहां से शुरू हुआ, तो परमानंद जी शर्मा गुरु थे मेरे, वो एक पेड़ के नीचे पढ़ाया करते थे। तो पहली बार जब मैं स्कूल में गया तो काफी बड़ा था। उसने कहा इसको हम पहली क्लास में तो नहीं बिठाएंगे, तो बड़ा लग रहा है, और इसको देखते हैं आगे, देखते हैं क्या चलेगा ये। तो कुछ मैंने सीखा हुआ था। तो उसने कहा शनिवार, ये बालसभा में मैं पहले दिन गया था, उस दिन शनिवार था, और उन्होंने कहा कि चलो कुछ सुनाओ। मैंने रेडियो पे सुना था कालूराम जी प्रजापति का गीत, और तो मैंने आंखें बंद करके सुनाया। आसपास बच्चे भी बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा, और पहली बार उन्होंने मुझे शाबाशी दी और एक पेंसिल दी, मुझे याद है आज भी। और उसके बाद उसके बाद फिर कुछ समय बाद में उन्होंने कहा कि मेरा स्कूल तो मैं बंद करूंगा, यहाँ नहीं चलाऊंगा, और उसको एक गवर्नमेंट स्कूल खुला है 365 पे, वहां पर आपका दाखिला होगा सबका। तो फिर जितने बच्चे थे हमारे, वो भी हमारे से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता था, टिब्बों में से होकर जाना पड़ता था। तो वहां पर भी प्राथमिक शिक्षा की जो एक कड़ी थी दोबारा जुड़ी, और उन्होंने फिर मुझे तीसरी क्लास में एडमिशन दिया, और उसके बाद फिर चौथी 5वीं और आगे बढ़ते रहे। तो एक जंप टाइप का लगा, और बीच में गैप भी रहा। शिक्षा का
प्रारंभिक दौर बड़ा अजीब सा गुजरा था। तब आज याद आता है कि काश हमारे पास इतने अच्छे स्कूल होते तो हम भी कहाँ से कहाँ पहुंचते, क्योंकि हमारे आज जो साथी हैं बहुत से जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं हमारे साथ, और हम वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो जिस रास्ते को चुना हमने वो बहुत ही अच्छा, बड़े दिल से चुना कि हम एक शिक्षक बन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और गौरवान्वित करते हैं बच्चों को। उस लाइन से आज भी मैं बच्चों को कहानियां सुनाता हूँ अपने जीवन की कि भी हमने ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से दीपक के पास बैठ के 20 साल तक मेरे घर में लाइट नहीं थी, और आज भी कुछ साल पहले तक मेरे यहाँ निशान था इस एक तरफ, जो बैग उठा के चलते थे तो वो जो दूसरा प्लास्टिक का थैला आता है यूरिया खाद का, उसका बैग बना करके माताजी बना के देती थी, वो यहाँ टांग के चलते 6 किलोमीटर और आना जाना। तो कुछ साल पहले तक मेरे यहाँ निशान भी था उसका। अभी इतना जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा वो शिक्षा का दौर जो रहा, आज तो बच्चों को सब कुछ मुहैया है, कहीं भी स्कूल है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, और वही स्कूल आगे बढ़ा। आज सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल भी बनाया है, घर के पास में भी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के पास में भी स्कूल है। तो इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा रही, और गुरुओं का जितना योगदान जीवन में रहा वो वाकई काबिल तारीफ है कि उसके बाद फिर सेकेंडरी स्कूल हमारा एक ही था अनूपगढ़ में। 89 में हमने एग्जाम दिए, जब अनूपगढ़ में परीक्षा सेंटर एक होता था, आज पूरी विधानसभा के अंदर 20 सेंटर हैं, ज्यादा ही होंगे शायद, उस समय एक ही था। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ मैं कई बार जाता हूँ उन रस्तों से जहाँ रह करके हमने परीक्षाएं दी अनूपगढ़ में, तो उनसे तो बात करता हूँ। ये स्कूल है जहाँ पर मैं आज शिक्षक की ड्यूटी कर रहा हूँ, गाँव में मैंने सेकेंडरी की परीक्षा भी दी। अच्छा, जी वेरी हाँ, क्या बात है। मैं थोड़ा सा आपको विराम देना चाहूंगा गुरुदेव। काफी नाम आ गए हैं तो नजर कर दूं मैं। महेंद्र पवार जी आपको नमस्ते लिख रहे हैं, और मिस माया, सुनील सोलंकी, एलिस नाना जी को हेलो कह रही है। वाह 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 एलिस, जी हमारा भी प्यार। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि एसबी मुखराम जी माकड़ वरिष्ठ अध्यापक और साहित्यकार भी हरिपुरा रावत सर से हैं, हाँ बस है। और मदन सिंह जी वाहिगुरु लिख रहे हैं, और विकास ढूकिया लिख रहे हैं कि मैं हमेशा कार्यक्रम आपका बाद में सुनता हूं, लेकिन जगदीश जी का जैसे नाम आया तो लाइव सुने बिना अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। मदन सिंह जी कनाडा से आपको सत श्री अकाल वाहिगुरु लिख रहे हैं, और राजेंद्र इंदलिया भी आपको गांव निर्वाणा से नमस्ते लिख रहे हैं। कृष्ण मेघवाल जी भी लिख रहे हैं, अशोक कुमार जी भी नमस्ते मामा जी लिख रहे हैं, श्यामलाल हुड्डा जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं रावत सर हुड्डा से। और ये नाम है जी दुली चंद गरुआ का। श्याम हुड्डा का मैंने नाम ले दिया है, कुछ और ऊपर नाम चले गए हैं, मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। और आगे है जी भागीरथ जी हैं जिनागल, मलकीत सिंह वारवाल, और दुली चंद गरुआ लिख रहे हैं कि बहुत ही सूझवान अध्यापक हैं हमारे, समाज के रत्न हैं, जय भीम लिखा है आपको। और आगे नाम है जी कृष्ण मेघवाल जी का, राजेंद्र इंदलिया जी का, और विकास डूकिया जी का। मदन सिंह कनाडा से आपको वाहिगुरु लिख रहे हैं जी, और सुनील सोलंकी जी एलिस का नमस्ते लिख रहे हैं, और महेंद्र जी, और आगे नाम आ रहा है जी हरदत्त सिंह फुलवारिया आपको नमस्ते लिख रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी भी उपस्थित हो गए हैं, हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं। मोहन जोशी जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, अशोक कुमार जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं, और डूंगर राम जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा परेशान करता है जी। जी ये तो भोला सिंह सग्गू जी भी कह रहे हैं कि दोनों महापुरुषों को सुनने में आनंद आ रहा है। कालू राम जी कह रहे हैं कि नमस्ते, और लक्ष्मण यादव जी ने भी आपको दोनों को नमस्ते किया है। रमेश श्योकन जी भी उपस्थित हो गए हैं, ये भी निर्वाणा से, हरियाणा में पड़ता है जो, वहां से आपको नमस्ते लिख रहे हैं। और राजेश शर्मा सारस्वत हमारे उद्घोषक हैं, ये भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। हनीफ खान सऊदी अरब से जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं जी।
सऊदी अरब बहुत से। क्या बात है। जी अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल स्तर पे पहुंचा दिया बिल्कुल। सर आपने। हैं जी। आपने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया। देखिए जी, अब वो काम बोलता है गुरुदेव। बुधराम जी भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको, और रविंद्र सिंह नंदा, जी जी, हमारे मित्र हैं। लालचंद कालवा, भागीरथ जी नागल, और आगे नाम आ रहा है जी, लालचंद कालवा जी का नाम पढ़ दिया, गिरधारी लाल जी का, और राम कुमार रिवाड़ जी का। कुछ नाम इतनी देर में और आगे हैं, कृष्ण मेघवाल जी का। आपको भी नमस्ते लिखी है इन्होंने। संजीव प्रजापत जुड़े हैं, एक नाम और आ गया, सुंदर डागला जी का, ये भी नमस्ते लिख रहे हैं। और एक नाम और है, ये नमस्ते लिख करके भेजी है मुरारी लाल सुथार जी ने और महेंद्र कुमार जी ने। एक और आ गया है नाम इतनी देर में, गजब गुरु जी, मुरारी लाल जी ने आपको लिख करके भेजा है। बहुत जी, बहुत बहुत अब आप धन्यवाद जी। अपनी आगे की चर्चा जारी रख सकते हैं। जी 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 जी। और इसके अलावा जो मेरी एजुकेशन हुई उस यहाँ से, 10वीं करने के बाद में हम लोगों के पास यहाँ आगे स्कूल नहीं था। तो ये बड़ी समस्या हुई कि गंगानगर भेजना चाहिए या कहाँ भेजें। तो उस समय श्रद्धेय केशवानंद जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस इलाके को, उनके स्कूल, क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ पढ़े थे पहले, बहरीपुरा के पास अच्छा। पड़ता है संगरिया, तो वहीं पढ़े थे। उन्होंने कहा नहीं, इनको वहीं भेजेंगे। तो मैं और मेरे साथ मेरे 4 साथी और वो हम लोग संगरिया में पढ़ने के लिए गए। जी। और मैं ये मानता हूँ कि संगरिया उस समय की एजुकेशन हब था। जैसे आज लगभग सभी शहरों में सुविधाएं हैं, हमारे इलाके में सबसे अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो संगरिया में थी। तो वहाँ भी हमें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला मिला, और केशवानंद जी की संस्था में भी उसके 1-2 साल बाद में हमने वहाँ से शिक्षक की डिग्री भी वहाँ से प्राप्त की। और फिर शिक्षक बन के जैसे आए तो बड़े अरमान होते हैं सबके मन में कि जो सीखा है वो आगे हम भेंट करेंगे बच्चों को। ये जो दौर था मेरा एजुकेशन का, इसके साथ साथ एक और जो रुचि थी खास तौर से मेरी ड्राइंग के अंदर थी, और संगीत में और खेल कूद में भी। हमारे गुरुजी जगदीश जी डूडी, उनका बड़ा योगदान रहा शिक्षा के साथ साथ। वो खेलों में के अंदर हमारे 365 ऐड का जो विद्यालय था जहाँ मैं पढ़ा 10वीं तक, वहां पर बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलवाई डूडी जी ने। और सौभाग्य मेरा रहा कि मैं ट्रांसफर होके वापिस जब आया तो उनके साथ मुझे 10 साल तक सेवा करने का मौका और मिला। वो उस समय भी वाह। मेरे साथ, हम गुरु चेला दोनों ही स्कूल चला रहे थे। वाह। 10 ड्यूअल स्कूल में 90 ये 2000 से लेकर के 2009 तक मैं वही था। और ये भी मेरे लिए सौभाग्य का रहा कि जो खेलकूद गतिविधि छूट गई थी वो उनके साथ मिलने से फिर दोबारा, हालांकि मैं जिला स्तर तक उनके सानिध्य में खेला और बच्चों को खेल के लिए तैयार करना, ये एक तरह की रुचि रही कि जो चीजें हमने अपने विद्यार्थी जीवन में प्राप्त नहीं करी या प्राप्त की, वो दोनों ही चीजें बच्चों में हम प्रोवाइड करें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि बहुत कहीं भी बढ़िया। किसी भी तरह की प्रतिभा हो सकती है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी प्रतिभाएं हैं शायद और कहीं नहीं। हमारे गांव में बच्चों में बहुत अच्छी प्रतिभाएं और बहुत अच्छा स्टेमिना, क्योंकि मैंने देखा है एथलेटिक्स के जो गेम होते हैं उनमें शहरी क्षेत्र के बच्चे नहीं इतने आगे बढ़ पाते हैं जितना ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो हार्ड मेहनत करके निकलते हैं, बिल्कुल सॉलिड होते हैं। तो वो उनका अंतर बहुत रहता है। जब भी होता है रेस में, चाहे किसी भी तरह की रेस में ले जाओ, वो सबसे आगे निकलते हैं बच्चे, क्योंकि उनका रोजाना का काम। तो ये बड़ा कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इलाकों जिसमें हम काम कर सकते हैं अच्छे तरह से और रुचि के साथ भी कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हमने काम किया और मेरा संगीत के साथ जुड़ा हमेशा से रहा, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया। जैसे आकाशवाणी, जब हम कॉलेज में थे तो हमारे एक साथी थे गुज्जर सिंह पंगाड़िया जी। हम लोग जब कॉलेज में गए तो घर वालों को बिना बताए कि हम कहीं किसी जगह हम संगीत में भी कहीं जाएंगे, तो नहीं बताया घर वालों को। और 50 रुपए की फीस थी उस समय, खादी मंदिर बीकानेर की ये बात है। जब मैं BA फर्स्ट ईयर डूंगर कॉलेज में था, एडमिशन लिया, तो
हमारे साथी एक और थे, वो कहते थे हम कुछ सीखेंगे, गाना बजाना सीखेंगे। चलिए, मैं बिना घर वालों से बताए और थोड़ी थोड़ी जो हमारी बचत होती है उसमें से 50 रुपए महीने का हम लोग पेमेंट करके, और खादी मंदिर बीकानेर में वीणा गोयल जी एक संगीत विद्यालय चलाते थे, 2 घंटे का टाइम हम शाम को वहां दिया करते। तो उन्होंने बड़ा हमें प्रेरित किया और सिखाया। और उस दौरान हमने एक कंपटीशन भी दिया बीकानेर आकाशवाणी के अंदर। उस समय काफी रेडियो पे आने का एक चाह होता था कि रेडियो पे कैसे पहुंचे। जैसे आपको सुनते थे तो हमें दिमाग में होता था कि चलो कैसे कैसे पहुंचे, यहाँ पहुंचने का रास्ता क्या है। तो एक रास्ता हमें मिला बीकानेर में, और वीणा गोयल जी ने हमें भेजा कि आप आकाशवाणी में कंपटीशन हो रहा है गजल का और भजन का, तो आप दोनों पहुंचो। हालांकि हमारा एरिया जो था वो थोड़ा बैकवर्ड था काफी, और वो कुछ हमारे पास नहीं था, शास्त्रीय संगीत में इतना ज्ञान हमें नहीं था, जहाँ लोकल बीकानेर के बच्चे हमसे आगे थे, स्वाभाविक है। लेकिन आकाशवाणी को देखने का मौका मिला, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। जी जी। कुछ नाम आगे हैं, तब तक आगे की बात आपकी मैं थोड़ा विराम दूंगा। और जगदीश पवार बिश्नोई अबोहर से लिख रहे हैं कि यदि तन और मन में संतुलन है तो सब कुछ संभव है। भोला सिंह सग्गू जी कह रहे हैं कि महान सोच के मालिक हैं रोलन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मामराज मां लिख करके छोड़ दिया है इन्होंने, और इंद्राज जोगपाल क्लैपिंग कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद चौहान भी क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, राम दयाल सोनी और राजेंद्र प्रसाद चौहान। और हमारे आगे नाम आ रहे हैं सर जी। जगदीश पवार जी ने कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत के व्यक्तित्व हैं आप। और जीवन में हार जीत तो चलती रहती है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहें और आगे बढ़ें। कैलाश मेघवाल जी भी नमस्ते गुरुदेव लिख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी, और बलविंदर बनोद जी पीली बंगाल से जुड़ गए हैं, राजेंद्र प्रसाद चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सिंपा जी भी जुड़े हुए हैं, विपिन रोलन भी लिख रहे हैं पापा। जी, बेटा, छोटा बेटा। देखो पापा कितना बड़ा शब्द लिख दिया इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है विपिन बेटा। और बलविंदर बनोद जी आपका वेलकम कर रहे हैं, बलदेव चिंपा जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं, और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि आप इस लायक हैं सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राधे श्याम जी शर्मा भी नमस्कार लिख रहे हैं आपको, और जगदीश पवार जी क्लैपिंग कर रहे हैं, मुरारी लाल सुधार जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं, केसरा राम जी आगे हैं, और एक नाम और है इनसे पहले, हाँ जी, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आजकल तो ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार में गुरु शिष्य का जो परंपरा है उसके ऊपर जरूर प्रकाश डालिएगा। और केसरा राम गोस्वामी जी भी आपको नमस्कार सर लिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन शिक्षा की जैसे अभी एक प्रश्न किया गया कि उस पर प्रकाश डालें। ऑनलाइन शिक्षा तो आज के जमाने की एक जरूरत सी बन गई है, और क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में हम लोग भी बच्चों को यही कहते हैं, लेकिन जो शिक्षा हम विद्यालय में बच्चों के सामने होकर के दे सकते हैं उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। विकल्प है एक, जब हमारे पास कोरोना काल के दौरान कोई विकल्प नहीं था तो केवल ऑनलाइन शिक्षा, और ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा को अनवरत जारी रखा है, इसको बुरा नहीं कह सकते। बहुत से विकल्प हैं हमारे पास और भी जो किसी भी चीज को समझने के लिए विद्यार्थियों को एक हेल्पफुल हो सकते हैं। हम इसमें विद्यार्थियों की मदद भी करते हैं। बहुत सी वीडियोस हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हम बच्चों को देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मोबाइल का उपयोग अगर करना चाहते हो उसका सदुपयोग कीजिए। आप बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हो और चलो बात बीच में आ गई तो आप उसे मना नहीं करें, बल्कि उसको डाइवर्ट करें उसका माइंड कि वो अपने ज्ञान की चीजें मोबाइल में ढूंढे। और अथाह ज्ञान है इस मोबाइल के अंदर। ये केवल ये नहीं कि हम इसका दुरुपयोग ही करें। बच्चे दुरुपयोग तब करते हैं जब आप उस पर वाच नहीं करते,
नोट्स को आप देख नहीं पाते। आपको बराबर उस पे वॉच करके उसको बताना, कंटेंट ये आया है कि आपको इसको ये समझना है। आप तमाम तरह की चीजें गूगल पे सर्च करके बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, घर में बैठ के सीख सकते हैं। ये जी मैं मानता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव है। अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से बच्चे के पास बैठ करके उसको बताएं कि बेटा ये करना है आपको। हम क्लास में बच्चों को बताते हैं, जो चीज हम पढ़ा देते हैं, अगर बच्चा उसको सोचता है कि थोड़ा बहुत उसमें अभी समझने में कमी रही है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ, तुम अगर मोबाइल में घर में जाके पढ़ोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आप ये कंटेंट ढूंढ सकते हो, हाँ भी क्लियर हो जाएगा। और अगले दिन आकर के फिर आप हमसे पूछिए, फिर हम आपको और उसकी कमियां हैं जो उसकी पूरी करें। अच्छा है ऑनलाइन शिक्षा भी, लेकिन हम सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे बच्चे को नहीं छोड़ सकते, ये भी सही है। जब तक अध्यापक के पास, ठीक वैसा ही है जैसा माँ बाप के पास बच्चा रह करके अगर अपना संस्कार प्राप्त करता है, तो उसको अगर आप चाहें कि दीवार पे लिख करके आप चाहें कि बच्चा यहाँ से पढ़ के संस्कार प्राप्त कर ले, तो वो नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, एक विकल्प है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प है, सही तरीके से इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुरुदेव। और इसके अलावा क्या है कि एक बात और सामने आती है कि आजकल छोटों में ही नहीं, बड़ों में भी पुस्तकों के प्रति रुझान कम हो गया है मोबाइल आने से। सही बात। क्योंकि अब वो मेरे पास इतनी मोटी इंग्लिश हिंदी की डिक्शनरी पड़ी है। हम्म। और जब से मोबाइल हाथ में आया है, शायद ही मैंने उसको कभी खोल के देखा होगा। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरों के साथ भी ये घटना घटी हो। क्योंकि जब तक मैं वहां उठा करके अलमारी से लाऊंगा, उस शब्द को ढूंढूंगा, तब तक तो मैं मोबाइल के ऊपर उसका अर्थ जो है खोज लूंगा। तो ये एक जो सुविधाजनक स्थिति हो गई है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही कम मेहनत में ज्यादा लाभ हो सकता है। सुरेश कामरा जी भी उपस्थित हो गए हैं, और विकास डुकिया जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया है वे आपका। और राज सिंह किलानिया इस कार्यक्रम में पहले शरीक हो चुके हैं, आपको नमस्ते लिख रहे हैं। आगे नाम है जी सुरजीत सिंह राहुल का, आप भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। और राजेश पुजारी पल्लू के हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। कैलाश बेगवाल जी कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमारे पर ऐसे ही बना रहे। और चरण प्रकाश जी दीपन, हाँ जी, भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। और एक नाम और है श्रवण सिंह जी का, केसरा राम गोस्वामी जी हैं। और मनपाल मेनपाल मेनपाल मेरडा भी उपस्थित हो गए हैं। आगे एक दो नाम और आ गए हैं, जगदीश लिखाला भी आपको देख रहे हैं। और सुरजीत सिंह राहुल लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात है और शिक्षा इन्होंने पूरी की। ओम पारेख जी का फिर से संदेश है, मंथन में और भी सार होंगे, यह प्रश्न जिसका जवाब आना ही चाहिए। वेरी गुड थॉट्स सर जी, जय भीम लिखा है आपको जगदीश परिहार जी ने। जी तमाम जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करते हैं इनका। और क्योंकि हम लोग का मकसद जो है एक शिक्षक के नाते यही है कि जो अच्छी चीजें हैं वो हम समाज में फैलाएं, और उसका सीधा सा तरीका ये है कि हम अब आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि जितनी अच्छी जो चीजें हैं वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध करवाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सभी शिक्षकों का दायित्व भी है और माँ बाप का भी है। कुछ बातें मैं करना चाहूंगा बच्चों के बारे में, और विशेष रूप से गार्जियन से मेरा निवेदन अभिभावकों से रहेगा कि अभिभावक इस बात को सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा नियमित विद्यालय जाता है कि नहीं। हमारे सामने, क्योंकि मैं गवर्नमेंट विद्यालय से हूँ, इसलिए मैं ये समस्या आती है, हमारे गार्जियन जो अभिभावक हैं वो बच्चों की नियमितता को लेकर के सीरियस नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे के कारण है, हम समझते हैं इस बात को कि इसी तरह के माहौल से हम भी निकल के आए हैं। गरीबी इसका कारण हो सकता है, काम का की तलाश उसका कारण हो सकता है,
ये कुछ अशिक्षा भी है इसका कारण। लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम एक रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, अगर भूखे रहना पड़े तो भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम थोड़े दिनों के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, भागीरथ तंवर साहब बहुत बहुत स्वागत, हमारे भाई हैं, स्काउटिंग के बहुत दिग्गज हैं, आप हिमालय वुडवेज करके आए और हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि मैं स्काउटिंग से हूँ, अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा उसका इतिहास। क्या नाम लिया आपने? भागीरथ तंवर साहब पदमपुर से हैं हमारे साथी, और जिला में आया जी जी सचिव हैं आप पदमपुर से। अच्छा जी जी। तो ये एक जो ओम प्रकाश सोलंकी साहब, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार महेश जी भी जुड़े हैं और रमेश बाकोलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी प्रोग्राम लिखा है, इन बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखा है, थैंक यू। तो मेरा निवेदन उन अभिभावकों से जो आज हमें लाइव देख रहे हैं या शेयर के बाद जो लाइव देखेंगे, उनसे निवेदन है कि वो, उनके पास गरीबी से बाहर निकलने का मुझे जहां तक लगता है कि और कोई रास्ता नहीं। वो चाहे कितनी भी कमाई करें सुबह से शाम तक, चाहे वो कितना ही काम कर लें, आज हो सकता है उनको 400 रुपए मिलने लग गए हो, पहले वो 200 रुपए में काम कर रहे थे। मुझे याद है कि 50 रुपए में पहले काम करते थे मजदूर, आज वही मजदूर 400 रुपए ले रहे हैं, तो 400 रुपए में भी घर नहीं चलता और 400 रुपए में वो अमीर नहीं बन सकता। पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपको का जन्म अगर गरीबी के में हुआ है, आप गरीब पैदा हुए हो, इस पे आपका बस नहीं, आपका दोष नहीं है, आप दोषी नहीं, लेकिन आप अगर गरीब मरते हो तो आप सबसे बड़े दोषी। और इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि हमारी गरीबी केवल और केवल हमारी आने वाली नस्लों को सुधारने में होगा। अच्छी शिक्षा उनको मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो हमारी गरीबी थोड़े से दिनों में दूर हो जाती है। हम देख रहे हैं गांव में जिन घरों के बच्चे नौकरी लग जाते हैं, थोड़े दिनों बाद में उनके घर में पक्की ईंटें आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उनका रहन सहन, उनका जो है पहनावा, खान पान, व्यवहार बदल जाता है। और ये जरूरी है कि खास तौर से जो हमारे देश की में गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसको अपना सब कुछ शिक्षा पे लगाना जरूरी, अपने बच्चों पे लगाना जरूरी। वो बहुत जरूरी है कि वो अपनी इस खाई को दूर करने में सबसे बड़ा रोल अदा करें उनके बच्चे। तो उनको सीरियस होकर सोचना चाहिए। हमारे सामने गंभीर समस्याएं हैं। मैं कई विद्यालयों में रहा हूँ, हमने अभिभावकों से जा करके संपर्क किया है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। कहते हैं जी हमारे पास काम के लिए नहीं है, घर में दूसरे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए उसको रखना पड़ रहा है, कभी दिहाड़ी जा रहे हैं पे कोई है नहीं। ये समस्याएं हैं, बहुत सी हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि समस्याएं, लेकिन जरूरी ये है कि जब तक हम अपने बच्चों पे सीरियसली होकर के ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये समस्याएं हमारे घर की तो बढ़ती जाएंगी। एक पीढ़ी में रही, अगली पीढ़ी में भी वही रहेगी, निश्चित है। अगर इसी हालत में रहे तो अगली पीढ़ी भी ऐसे भुगतेगी। राम कुमार रिवाड़ जी ने आपके सामने एक जिज्ञासा रखी है कि अक्सर लोग सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है राम कुमार जी, रेवाड़ साहब, निवेदन ये रहेगा कि अभी जो पिछले आंकड़े आए हैं हमारे पास एजुकेशन के, खास तौर से जब से 5-6 साल पहले से हम अगर शुरू करें, तो प्राइवेट स्कूलों से जो रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो रिजल्ट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ गए हैं। आपको उदाहरण के रूप में आप गीता जयपाल का ले सकते हैं उदाहरण, गंगानगर से ही है, बहुत छोटे से स्कूल से है और स्टाफ भी लगभग ठीक ठाक है वहाँ से, और सेकेंडरी स्कूल से, और आज का रिकॉर्ड इसमें कायम किया। विकास ढूकिया जी लिख रहे हैं कि मैं भी स्काउटिंग साथी, मैं भी तो हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ढूकिया जी हमारे स्काउट के साथी हैं, और मैंने इनको मोटिवेट करके भेजा ना, आप ट्रेनिंग करके आओ, स्काउट में जुड़ने के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर पाएंगे। इस बार जो हम जम्बूरी में गए तो ये राष्ट्रीय स्तर पर थे, हमारे से भी आगे निकले। ओम पारिक जी लिख रहे हैं कि आज के शिक्षक अभिभावक के बनिस्पत छात्र की उत्सुकता में सामंजस्य के प्रश्न बनते सोचने में नहीं आ रहे।
कुछ ऐसी बात लिखी है उन्होंने। जी जी जी। देखिए खास तौर से जी, आज के शिक्षक बहुत अच्छी क्वालिटी के शिक्षक आ रहे, ये नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन सबसे पहले ये समस्या थी कि स्कूल में या तो बिल्डिंग नहीं थी, अगर बिल्डिंग है तो शिक्षक कम है, क्योंकि इतनी भर्ती नहीं होती थी, जितने क्लासें हैं उसके बनिस्पत शिक्षकों की बहुत कमी रही। लेकिन ये पिछले दौर में आप पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो इतनी भर्तियां हुई है कि लगभग लगभग स्कूलों में शिक्षक पूर्ण है। हम बहुत कम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने खुद ऐसा झेला है। मिडिल स्कूल में हम लोग 3 ही थे, 10 जिलों का जो स्कूल था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक हुआ, तो हम 3 शिक्षकों ने उसको चलाया और 8 क्लासें थी। और उसके बाद में जैसे नए स्कूल में गए तो मैं अकेला रह गया, वहाँ एक ही टीचर था 5 क्लासें। फिर एक और स्कूल में गए तो वहाँ 4 थे। और ऐसी हालात पिछले सालों में रही। यही कारण था कि लोग सरकारी स्कूलों से थोड़ा सा दूरी बना के रहे। और अभी आप देखिए कि रिजल्ट के मामले में सबसे आगे गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबका शिक्षा को बढ़ावा देने में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, मेरा ये मानना है कि वो सभी शिक्षा के जो मंदिर हैं वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट का वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो नए आरपीएससी से निकल के आए हैं हमारे साथी, काफी बहुत अच्छी पोटेंशियल है उनकी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जी। ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत भी है कि हमारी एजुकेशन का जो स्तर है वो काफी अच्छा है, बड़ी संख्या अच्छा, में है। स्काउट। हाँ जी, तो स्काउट के बारे में आप क्या कहना जी चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, स्काउटिंग, हाँ बिल्कुल, मैं इसी विषय पे बोल रहा था। स्काउटिंग को मैंने ज्वाइन किया। हमारे एक साथी आज इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह सोलंकी साहब, बहुत ही बड़ा नाम है हमारे लिए, वो आज दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हमें स्काउटिंग से जोड़ा। जब मैं स्कूल के साथ साथ बच्चों को खेलकूद में ले जाता था, संगीत के क्षेत्र में भी हमने थोड़ा बच्चों को मोटिवेट किया, तो खास तौर से उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ आना चाहिए, स्काउटिंग में जुड़िए। तो उन्होंने हमें परिचय करवाया स्काउटिंग का, और बीकानेर में हमने रेडमल सर में ट्रेनिंग ली। और सच मानिए कैद साहब की, मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है वो स्काउटिंग। और वो 6 दिन हमने जो बिताए, 45 डिग्री का तापमान, और एक झोंपड़ी के अंदर जो शेड बनी हुई है उसके अंदर, जिसमें बल्ब एक ही था जो रात को 10 बजे बुझा दिया जाता था, थोड़ी देर के लिए जगता था, कोई चार्जिंग और मोबाइल कुछ नहीं। और गर्मी का दौर, जून का महीना, इतनी गर्मी में बीकानेर की रेलवे सर में हमने वो ट्रेनिंग ली। तो शुरू पहले दिन तो बड़ा बुरा लगा कि पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे, यहाँ तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ कूलर और एसी में रहने वाले वहां कैसे निकालेंगे। लेकिन एक दिन निकलने के बाद जब दूसरा दिन शुरू हुआ, और जो ट्रेनर हमारे आए इतने उम्दा तरीके से, इतना बढ़िया उन्होंने हमें ट्रेनिंग शुरू की कि जो हम किताबों में नहीं पढ़ पाए। 6 दिनों का जो हमारा एक पाठ्यक्रम उन्होंने पेश किया, और 6 दिन तक जो उन्होंने हमें सिखाया, वो अब तक के जो जीवन में 40 साल की जो हमारी एज थी उस समय जब मैं गया था, लगभग 38 साल की उम्र थी जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो 38 सालों में हमने नहीं सीख पाए, वो 6 दिनों में उन्होंने ये सिखा दिया। क्या और बात है। मैं ये हैरानी थे कि हम 45 डिग्री के तापमान में वहां आराम से रह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, कहाँ गर्मी भी नहीं लग रही शरीर को। और हमारे बहुत से साथी और थे जिनको, किरण सोनी जी गुप्ता हमारे यहाँ कलेक्टर थे, आपको याद हो शायद, तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि जो नहीं जाएगा उसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा, उसका वेतन रोक लेंगे। मतलब एक तरह से पुश किया गया कि जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, इस तरह से गए। लेकिन जब आए तो आंखों में आंसू थे। जिस दिन हमारा विदाई हुई, उन्होंने कहा कि आप, आपका सर्वधर्म प्रार्थना हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं अपने घर को। तो अजीब लगा, घर को नहीं जाना चाह रहे थे, ऐसी इतना अच्छी इसका जो छात्र इसमें प्रवेश लेते हैं, सीखते हैं, इसका उनके जीवन के ऊपर क्या लाभ मिलता है या क्या फर्क पड़ता है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल, इसमें 11 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। 9.5 साल के बच्चों को कब और स्काउट की ट्रेनिंग हम देते हैं। 11.5 साल के बाद में हम बच्चों को स्काउट और गाइड के अंदर भर्ती करते हैं, और 17 साल से ऊपर अगर निकल जाता है तो रोवर और रेंजर की उसको में ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें सिखा जाता है। तीन खास तौर से बाधाएं। स्काउटिंग जो है एक जीवन पद्धति है,
एक ऐसा विचार है जो बच्चे के दिमाग पे इतना असर करता है कि वो अपना बिहेव बदलता है। सबसे पहले तो उसका बोलने का ढंग, अनुशासन सबसे ज्यादा सीखता है वो। अनुशासन स्काउटिंग में सिखाया जाता है, आपको कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार आपको करना है, प्रकृति के साथ आपको कैसे जुड़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि प्रकृति का आप कैसे सम्मान कर सकते हैं, प्रकृति को आप कैसे सहयोग कर सकते हैं, आपको एक स्काउट से दूसरे स्काउट के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, और अभाव के अंदर आपको कैसे रहना है। ये बहुत बड़ी बात है स्काउटिंग की। बहुत बढ़िया। आपके पास कोई गुरु जी सामान नहीं थोड़ा है सा तो मैं आपको, फिर आप जिंदा नहीं। जी थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा मैं। प्रेम चंदोरा जो रविवार सहज चर्चा के पहले हमारे सादर आमंत्रित अतिथि थे, वो उपस्थित हो गए हैं। बेटियां गरिमा और बेटे लक्ष्य की ओर से आपको प्रणाम भेज रहे हैं। श्याम मिड्ढा जी कह रहे हैं कि बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बात करते हैं और हालात कैसे भी हों, आखिर यह खामी है कहाँ, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। सहदेव बरोड भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं प्रणाम आपको। हमारा परसाराम अनकिया नोखड़ा बाड़मेर से उपस्थित हो गए हैं। और राम कुमार जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर गुरुजी संघर्ष के बाद ही जीत होती है। बिल्कुल सही कहा। और पंडित परमानंद दत्त जी बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, सूरतगढ़ विराजते हैं, ये भी आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं। गणेश सिद्ध जी भी कह रहे हैं कि संसाधन भले ही दुरुस्त हुए हैं, लेकिन शिक्षक अभी भी नवाचारों को सिखा रहे हैं, सीखना चाहिए। और प्रशिक्षण जो है वो पुराने ढंग से दिए जा रहे हैं, उनमें भी थोड़ा नवाचार होना चाहिए। और राम कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि आपका समर्पण जो है वो अनुकरणीय है, साधुवाद लिखा है इसके लिए आपको। विकास डुगिया जी कहते हैं कि मेरी भी ज्वाइनिंग बड़ी मजेदार रही है और बड़ी मुशक्कत के साथ हुई। किशन मेघवाल जी जय भीम लिख रहे हैं आपको। राम कुमार शर्मा जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। और ओम पारिक जी लिख रहे हैं कि आज के शिक्षक अभिभावक जो हैं वो निश्चित रूप से उत्सुकता में सामंजस्य के प्रश्न बनाने की बात चला करते हैं। और अभी एक और जुड़े हैं, जीत राम करोड़ीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पूर्ण लूना जी भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। प्रेम चंदोरा कह रहे हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। सुनील रोलन प्राउड ऑफ माई चाचा जी, भतीजा भी आके हैं आपके। स्वागत है जी। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपने इसका लाभ बताया, आगे सर्विस में जब जाता है जी तो उस समय भी इसका कोई नंबरिंग वगैरह मिलती है? जी बिल्कुल। कितना? स्काउटिंग का जो है, जैसे खेलकूद के अंदर अलग अलग पोस्टें जैसे निकल रही हैं, भर्तियों के अंदर इनका एक बोनस पॉइंट होता है। तो स्काउटिंग का सेंटर की जो रेलवे है उसके अंदर कोटा है। और अभी जो बॉर्डर होमगार्ड के थे, हमारे होमगार्ड की जो भर्तियां हुई है उसमें स्पेशल कोटा उसका आया है। राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद, जिन्होंने अभी घोषित किया है कि जो स्काउटर गाइडर जो राष्ट्रपति अवार्डेड है, उनको वो रोडवेज बसों में फ्री पास की सुविधा भी उन्होंने दी है। क्योंकि हमारे लिए बड़ी समस्या होती है कि अगर ट्रेनिंग आ रही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 218 देशों ने इसको ज्वाइन किया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्काउटिंग। और पूरे विश्व में किसी भी देश का स्काउट दूसरे देश में अगर भ्रमण करने के लिए जाता है तो उसके लिए भी सुविधाएं उसको भी सरकार की तरफ से और इस एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने उसकी जेब से कुछ नहीं लगता अगर वो जम्बूरी के लिए जाता है। खासतौर से मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। अभी बैनर जो नीचे गिर गया था, उस बैनर के ऊपर मैंने ये लगाया था, और राष्ट्रीय जम्बूरी हुई 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक, अभी कुछ दिन पहले हुई थी। और ये हमारा सौभाग्य है राजस्थान का कि लगभग 68 साल बाद हमें ये मौका मिला। दूसरी जम्बूरी राजस्थान में हुई थी, उसके बाद में अभी हमें ये मौका मिला जम्बूरी में जाने का। और इसका सौभाग्य हमारा रहा कि विद्यालयों से हमने काफी बच्चों को इस जम्बूरी में हमने पार्टिसिपेट करवाया। और जो भी बच्चे गए हमारे लिए भी
और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जम्बूरी के अंदर बच्चे जो गए, उन्होंने वहाँ वो सब कुछ देखा जो उनको किताबों में नहीं देखने को नहीं मिलता, या तो किताबों में पढ़ते थे कि ये ऐसे ऐसे करके। जी वो जी जीवन जो है मेरे लिए भी, पहली बार मैं जम्बूरी में गया था, राष्ट्रीय जम्बूरी के अंदर, तो राष्ट्रपति महोदय के बिल्कुल पास में, एकदम से पास खड़े होकर के हम लोग उनको देख रहे थे, जहाँ Z+ सुरक्षा होती है उनकी, आप पास जा ही नहीं सकते। और सूर्य किरण के नाम से जो है विमानों के द्वारा, हवाई जो वायुयानों के द्वारा वहाँ करतब दिखाए गए, वो बड़े हैरतंग गेज थे। हम दिल्ली के जहाँ पर परेड होती है राय, वहां नहीं जा सकते, वहां देख नहीं पाते, हमारे बच्चों को वहां नहीं ले जा सकते, लेकिन वो सारा का सारा दृश्य है हमने वहां देखा। और क्या बात है। 37,500 स्काउट और गाइड ने उसमें पार्टिसिपेट किया। स्टाफ को मिलाएं तो 50,000 के करीब लोग वहां पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने बहुत इस इवेंट का उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ी हम्म, बात है। और इतना बड़ा स्टेडियम हमने अपने जीवन में पहली बार देखा, इतना बड़ा स्टेडियम। और उसमें हमारे राजस्थान के 15,000 से भी ज्यादा स्काउट और गाइड। जी मुख्यमंत्री जी वहां खुद हमारे बीच में बैठ करके पूरा प्रोग्राम देखने आते थे। शाम को हमारे विधानसभा से बहुत से मंत्रीगण आकर के उनके साथ बैठ करके सीर ज्वाल प्रोग्राम देखा करते थे, और बिल्कुल सहज ढंग से हमारे साथ रह करके उन्होंने ये चीजें देखी। तो हमारे बच्चों को तो इतना इतना ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया, और इतना उनको प्राप्त हुआ है वास्तव में कि जीवन भर वो जो बच्चे गए हैं इनमें, वो बिल्कुल बहुत कुछ प्राप्त करके आए हैं वहां से। और बिल्कुल। हम ये भी इसी निश्चित रूप तरीके से बहुत, से, जी इसी तरीके से, जैसे क्योंकि अध्यापक जो है, गुरु है, वो निश्चित रूप से क्या है कि बच्चों का गाइड होता है। और परिवार के साथ अगर तालमेल बना करके गुरु चले, और परिवार जो है गुरु के साथ तालमेल बिठा बिठा करके चले, तो निश्चित रूप से क्या है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कोई ना कोई दिशा जरूर पकड़ेगी। अब मैं आपकी चर्चा जो है थोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। स्टेज प्रोग्राम आप बहुत करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज का शुरू से ही रहा कि कॉलेज से नहीं, स्कूल से ही मेरा ये स्टेज से जुड़े रहे हमारे गुरु राम कुमार जी वर्मा जी, और श्रद्धेय आज इस दुनिया में नहीं है महावीर सिंह जी यादव, जो हमारे प्रधानाचार्य थे। पहली बार जब सेकेंडरी स्कूल हुआ 365 ऐड का, तो उसके प्रधानाचार्य वो थे, और उन्होंने हमें सिखाया कि प्रत्येक बच्चे में अलग अलग कला हो सकती है, प्रतिभा अलग अलग हो सकती है, तो उसको निखारा जाए। और जमुना दास जी, जिन्हें आप भी जानते हैं, पूरे परिवार को भी जानते हैं, वो मेरे उस समय के गुरु रहे बचपन में, जो उन्होंने हमें सिखाया। शुभ नाम क्या बताया? जमुना दास जी। जमुना दास जी। जी अच्छा। जमुना दास जी मेरे क्लास फेलो के पिताश्री। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, तो उनकी तो बातें मुझे आज भी वो चेहरा याद रहता है कि उनको थोड़ा कम सुनता था, फिर भी वो लिप रीडिंग करके और सामने जैसे गा रहे थे तो उनको बता दिया करते थे कि बेसुरा गा रहे हो, सीधा करो, इसको सही गाओ दोबारा। हारमोनियम प्ले करते थे, और वायलिन तो इतनी अच्छी तरह से बजाते थे, आज भी याद है, कहीं दीप जले कहीं दिल, ये उनका एक फेवरेट सॉन्ग था। हम बैठ जाया करते थे उनके हाथ जोड़ के सामने, सर आप ये थोड़ा सा सुनाओ, तो मस्त होकर बजाया करते थे वो वायलिन पे। और बड़े बड़े ही उस समय के हमें, हमारे लिए पिता तुल्य बुजुर्ग थे उस समय भी काफी। तो सिखाने के लिए आए, एक एक महीना स्कूल में बैठ लगाया करते थे, वहीं रहते थे स्कूल के अंदर ही हमारे स्टाफ के साथ रहकर। उन्होंने सिखाया कि इस तरह से गाना चाहिए। हम लोग तो बेसुरा ही गाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा ये सुर में गाओ। और वहां से फिर मेरा जो सफर चला, जब मैं जॉब लग गया तो उसके बाद में 365 के पास वापस गया, तो फिर हमने रामलीला ज्वाइन किया, जो पहले महावीर राम नाटक क्लब के नाम से जानती थी। तो उस रामलीला के अंदर मुझे स्टेज का मौका दिया करते थे सब लोग कि चलिए आप मन संचालन करें। वहां से फिर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ। और अभी विद्यालय के जो स्टेज हैं, वो उसके साथ साथ हमारे और भी जो हैं विद्यालयों के या सोशल सेक्टर में जो काम होते हैं, उनके स्टेज भी करते हैं। और अच्छा लगता है लोगों से मिलना,
लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पेश करते हैं कि थोड़ी जानकारी अच्छी हो जाती है। नहीं, जो और विद्यालयों से बाहर भी आप काफी स्टेज प्रोग्राम करते हैं, और जो नए कलाकार हैं उनको आप स्टेज प्रदान करते हैं, ये जी एक जी बहुत बड़ी बात है आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मैं गढ़साना में आया 2009 में, तो उससे पहले मुझे याद है सब संगरी हम पढ़ते थे, तो वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था एक शाम रफी के नाम, और ये वहाँ एक सिनेमा हॉल में किया गया, वहाँ के कुछ लोगों ने करवाया। ये बात है 92 की, 1992 के अंदर जब मैं पढ़ता था तो उस समय की थी। तो वो वहाँ देखा मैंने प्रोग्राम, एज ए दर्शक के रूप में हम लोग चले गए, विद्यार्थी थे। तो फिर जब यहाँ 2009 में आया तो यहाँ भी मैंने सुना कि एक प्रोग्राम हो रहा है 31 जुलाई को, और उसका नाम ये है, कहीं अखबार के एक कोने पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यहाँ चलेंगे। बारिश हो रही थी उस दिन बहुत ज्यादा, और मैंने अपने एक साथी गुरुजी दिलीप जी को लिया साथ में। मैंने कहा आप चलो और देखना। वो कह रहे छोटे छोटे प्रोग्राम है, क्या करेंगे जाके। मैंने कहा चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम कोई ना कोई करवाने वाला कुछ जानकार होगा, क्योंकि ये नाम मैंने संगरिया में भी सुन रखा। तो वहाँ इस प्रोग्राम में गए। हमारे जो स्थानीय कलाकार थे, जिन्होंने वॉइस ऑफ राजस्थान, बलजिंदर जी बुग्गा और बाबू सिंह, दो भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल सिंगर है। उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और कुलदीप जी पेंटर साहब हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, और गोल्डन स्टार संगीत मंच उस पर लिखा हुआ था। तो वो प्रोग्राम में मैं जाने के बाद में फिर जब फ्रंट पे बैठे थे, तो स्वाभाविक है किसी न किसी नजर पड़ जाती है कि आप एक नए लग रहे हो, गानों पे आप गर्दन हिला रहे हो, क्या आप मोटिवेशन दे रहे हो सिंगर्स को। तो उन्होंने कहा आप कुछ सुनाओगे क्या। मैंने कहा भाई कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि बहुत समय से नहीं गा रहा हूँ, पर स्टेज पे जरूर आना चाहूंगा। स्टेज मेरे लिए एक तरह की भगवान मानता हूँ कि क्या जहाँ स्टेज मिल जाए। तो श्रोता उनके सामने वो एक छोटी सी प्रस्तुति मैंने दी, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ जुड़िए। तो हमारे मित्र जो हैं कुलदीप जी पेंटर साहब, गोल्डन स्टार संगीत मंच के, हमारे वही हैं जिन्होंने इसको शुरू किया, और उसके बाद में जुड़े। तो लगभग 11 सालों तक हमने ये प्रोग्राम किया गढ़साना के अंदर। क्या और स्थानीय कलाकारों के साथ साथ हमने बाहर से भी जो जो जिन सिंगर्स को मौका नहीं मिलता था, मुझे याद है जैसलमेर के एक शादी विवाह में गा रहे थे वो किसी में, और वीडियो मेरे पास आया, तो मैंने उनको खोजा भी, ये कहाँ से है, आईडी पे जाके फिर नंबर लिए, फिर उनसे बात की, और मैंने पूछा आप कहाँ हो। तो उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ जैसलमेर में हूँ, और जैसलमेर के पास में कोई उनका रामगढ़ बताया जगह, मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा आप यहाँ गा रहे हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, रफी साहब का कुछ आप गीत गा रहे हो। तो कहा जी ये शादी में गा रहा हूँ मैं, कोई शादी प्रोग्राम था उसमें गा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप हमारे प्रोग्राम में भी आइए, हम भी रफी साहब के नाम से ही प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने स्टेज जी। किया नहीं, मैं तो यूं ही गा रहा था, कोई प्रोग्राम था उसमें मेरे को बोल। तो मैंने कहा आओ, आपकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगी। वाह। तो उनको बुलाया, और बड़े घबराए हुए थे वो, आए प्रोग्राम के, और पहली बार हमारे प्रोग्राम में वो स्टेज पे आए कि दर्शकों के सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं बोलना, आप तो गाना शुरू करो बस, कुछ नहीं। वाह। तो उस माधव के नाम से है वो, माधव, मैं जैसलमेरी कहता हूँ उनको, माधव प्रकाश के नाम से उन्होंने वो प्रोग्राम दिया, और लोगों ने बहुत इंकरेज किया। उस समय हमारे स्थानीय गढ़साना के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जो संगीत को जानने और पहचानने और उसकी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है उनका, हमारे जितने भी साथी हैं। और तो वो बिल्कुल एकदम नया लड़का था, और प्रोग्राम में इतना खुश हुआ कि उसके बाद उसको आज वो बाहर है, हमारे देश से भी बाहर कहीं 2-3 जगह, टोरंटो में और पता नहीं कई कई जगह पर प्रोग्राम कर चुका है। बहुत ही अच्छा उसको इतना मोटिवेशनल मिला कि आज वो बच्चा बाहर है, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है कि अच्छे पैसे कमा रहा है, साथ में उसका नाम भी बहुत ऊपर चला गया है, और सिर्फ क्रोके पर गाने वाला बच्चा है वो। मैंने कहा मेरे को आपके गुरु ये जी का समझ नहीं। आपने नाम लिया था, तो उनके जो सुपुत्र श्री हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं, सूरतगढ़ में ही हैं, जी जी और वो भी संगीत संस्थान चलाते हैं, और बच्चों को विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना सिखाते हैं, गाना भी सिखाते हैं। ईश्वर लाल सूडिया जी का नाम आपने जी सुना जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उनके सिखाए हुए जो शिष्य हैं वो भी अच्छा नाम कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि जो चीज हमारे पास है वो इसी दुनिया से हमने कलेक्ट की है, पाई है, तो इसी दुनिया के अंदर अगर हम बांट रहे हैं तो उसका सही अर्थों में उसका
लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। भोला सिंह सब्बू जी लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है आज के मेहमान के साथ। नंद किशोर जनागल जी कह रहे हैं कि गुड वर्क। जगसीर सिंह कलाला भी इस कार्यक्रम की शोभा पहले बढ़ा चुके हैं, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। और भोला सिंह जी ने वाह लिखा है। रमेश शोकन जी ने आपको नमस्ते लिख करके भेजा है। जगसीर सिंह जी भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और लाजपत जाखड़ जी, मुकेश गंधेर और भोला सिंह जी ने काफी लंबा मैसेज लिखा है कि रोलन साहब के पड़ोसी गांव भाखरा वाली में बचपन में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की है। धन्यवाद गुरुदेव। ये अपने बारे में लिख रहे हैं या आपके बारे में? राजेश रोलन जी ने आप चाचा जी नमस्ते लिख रही है। और पूर्ण सिंह धंजू क्या भी बात। आपको नमस्ते लिख रही है। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि तनख्वाह बहुत प्रभावित करती है शिक्षक की। इन्होंने कहा है कि अध्यापक, राजगढ़ के अध्यापक में पूरा समझ में नहीं आया मेरे को भी। सबसे पहले हमें यूपी के शिक्षक मिले, फिर हरियाणा राजगढ़ के अध्यापक, और 67 में मिडिल हुई। और शिक्षक की सुविधा, तनख्वाह बहुत प्रभावी होती है। और साथ छात्र को भी घर की सुविधा भी बहुत प्रतिभा को निखारने में आगे सहयोगी होती है। और पूर्ण सिंह जी का नाम पढ़ ही दिया है। और एक दो नाम और आ गए हैं। विनोद जोगपाल जी कह रहे हैं कि सुपर मामू, आपको मामू लिखा है जी विनोद भगवान। जोगपाल जी। जी ने। तो सुखचरण सिंह नाहर लिख रहे हैं, जोगा सिंह जी आपकी आवाज बचपन से फैन है। अच्छा जी, रेडियो में सुनते थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राज सिंह किलानिया कह रहे हैं कि रफी साहब का एक गीत जरूर सुनिएगा। भागीरथ नागल जी भी बहुत अच्छा कह रहे हैं। और सूरज पवार जी भी बहुत अच्छा कह रहे हैं आपको। चालिया मोहब्बत भी आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं। और भागीरथ पूनिया जी भी कह रहे हैं आपको नमस्ते। नंद किशोर जनागल भी कह रहे हैं गुड वर्क। ये नाम और आए थे, मैंने आपकी नजर कर दिए हैं। जी जी चलिए, ये गाने बजाने का तो खैर चलता ही रहता है। जी जी जी। लेकिन मुद्दा ये है कि आपने इतने लोगों को मोटिवेशन दिया और लोग कहीं पर कहीं पहुंच जाते हैं। आज आपका कार्यक्रम सुन के न जाने कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वो कहाँ अटके हुए होंगे। जैसे पानी बहता है तो कोई ना कोई पत्ता कहीं किसी घास के किनारे अटक के रह जाता है। तो थोड़ा सा अगर भाव आ जाए या हवा का झोंका आ जाए तो पत्ता आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल तो सर। यही शिक्षक का कर्तव्य होता है। शिक्षक उस अटकाव को दूर करके आगे बढ़ने में मदद करता है। रोलन जी हमारे अनूपगढ़ गढ़साना के क्षेत्र के सुपरस्टार हैं। अमित कुमार जी भी आपको नाइस दादाजी लिख रहे हैं। अच्छा, आप जी। दादाजी भी हैं, दादाजी भी हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। हम्म, अच्छा, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा जगदीश रोलन जी। वैसे तो पूरी जिंदगी ही आदमी की इस तरीके की होती है कि हम शिक्षा अगर ग्रहण करें तो चींटी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और गुरु तो खुद शिक्षा देने के लिए लालायित रहता है। और अगर उससे कोई शिक्षा प्राप्त करे तो निश्चित रूप से क्या है कि वो आगे बढ़ सकता है। तो कोई, वैसे तो जीवन अपने आप में ही संदेश परक होता है गुरु का, मोटिवेशनल होता है। फिर भी जी चलते चलते आप कोई खास बात जो आप नहीं कह पाए हों जी वो जी। बताना चाहें। रूपराम जयपाल जी भी उपस्थित हो गए, आपका स्वागत है। सुरजीत सिंह राहुल जी भी उपस्थित हो गए हैं। कह रहे हैं कि जी सर की बातें सुन करके बहुत अच्छा लगा। फिर भी जगदीश रोलन जी, कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हो, रह गई हो, वो जरूर दर्शकों के साथ साझी करें। जी बिल्कुल। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा जो कहना है मूल रूप से यही कि खासतौर से अभिभावकों से कहना चाहूंगा। बाकी तो जीवन में सारे लोग साथ देते हैं। अभिभावक अपने
बच्चों के प्रति थोड़ा सजग हूँ, क्योंकि मैं ऐसे हालात से गुजर के यहाँ तक पहुंचा हूँ, गरीबी से निकल के आगे बढ़े, और माँ बाप का जितना योगदान बच्चे के जीवन पे होता है उतना शायद दूसरे का नहीं होता। हम लोग मोटिवेशन दे सकते हैं शिक्षक होने के नाते, लेकिन माँ बाप का एक फर्ज है कि वो शिक्षक के साथ एक पारिवारिक रिश्ता कायम करे, अपने साथ वो बच्चे के बारे में जानने के लिए स्कूल तक जाए, टाइम निकाले। ये हमारे गांव में बड़ी समस्या है कि बच्चे का दाखिला करवा देते हैं, घर वालों को पता नहीं होता कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। उनसे पूछते हैं कौन सी क्लास में, कई बार आते हैं छुट्टी दे दो जी, तो कौन सी क्लास की है, तो उन्हें पता नहीं होता कि आता है जिस स्कूल में, छुट्टी दे दो उसको, कौन सी क्लास का हमें पता नहीं। तो ये हालात हैं, ये काफी जो है बुरे हालात हैं हमारे। तो ये मेरा निवेदन रहेगा, बच्चों के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाएं, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी है। पुनः मैं इन लोगों से निवेदन रखूंगा, और जो हमारे युवा साथी उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मोबाइल का सही उपयोग करें, सही दिशा की तरफ बढ़े। कंपटीशन का दौर है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए जहां से भी शिक्षा मिल सकती है, जैसे भी मिल सकती है, जहां से भी उनको उपलब्ध हो वहां जाएं। और ये निवेदन है कि वो लाइब्रेरी जरूर जाएं, क्योंकि जिस दिन ये कतारें जो है वो पुस्तकालय की तरफ बढ़ गई, उस दिन हमारे गांव जो है वो शहरों से आगे निकल जाएंगे। यही मेरा निवेदन है। जिस दिन लोगों की कतारें लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई, उस दिन निश्चित रूप से देश को शिक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम पारिक जी का संदेश है कि अच्छे शिक्षक से मुलाकात करवाई, बहुत बहुत साधुवाद। अरविंद जाखड़ जी ने भी नमस्ते लिख भेजी है, और भागीरथ पूनिया जी ने भी बहुत बहुत सराहा है आपके इस जीवन उपयोगी बातों को। और मेरा ख्याल है कोई बात मन में रही तो नहीं होगी? जी जी या कुछ बिल्कुल रही नहीं, बहुत ना? कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारे समय का भी एक डिमांड है, उसके हिसाब से हमें नहीं, चलना फिर भी चाहिए। अगर कोई विशेष बात रह गई हो तो बिल्कुल कह सकते हैं आप। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। बस तमाम जो जुड़ने वाले हमारे साथ जुड़े जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, वो आगे से आगे इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी देते रहें। और आपका विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज स्टूडियो में बैठे हैं, रेडियो पे ही चल रहा है हमारा प्रोग्राम, आज भी ऐसे लग रहा है कि जो तमन्नाएं पहले पूरी नहीं कर पाए, आज ऊपर वाले का एक कर्म है कि आपके साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है बहुत। और निवेदन यही रहेगा कि मैं एक शाम रफी के नाम प्रोग्राम अनूपगढ़ में आयोजित करवाता हूँ, और अगले साल भी होगा। तो आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ओम पारिक जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो भी आए ऐसे प्रोग्राम में, और बाकी तमाम लोग हमारे साथियों से निवेदन रहेगा कि वो भी इसमें जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो जानते ही हैं हमारे दर्शक कि यह कार्यक्रम अभी फेसबुक वाल पे, मेरी फेसबुक वाल पे लाइव आपने देख ही लिया है। ये भी वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है, और इसी को अभी मैं थोड़ी देर बाद अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं। कू ऐप के ऊपर भी इसको देखा जा सकता है, ट्विटर पर भी देखा जा सकता है, इंस्टाग्राम पर भी देखा जा सकता है, और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उस पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। और अब संदेश आ गया है कि हनीफ खान जी का सऊदी अरब से कह रहे हैं कि जी बात दादा ने बहुत सही कही, और अब मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और हमारा भी लगभग समय हो गया है कि अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दें, और जो बातें इसके अंदर हैं आई उनको हम गति दें। जगदीश रोलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।